तो हमें ये पता है कि पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगह हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि अमेरिका भी एक जगह है, इंडिया भी एक जगह है, पाकिस्तान भी एक जगह है, चाइना भी एक जगह है। तो सब जगहों पर अलग अलग मौसम होते हैं और इसी के साथ साथ वहाँ पर अलग अलग हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ स्पेशल फ्रूट्स होते हैं जो कि गर्मियों के समय उगते हैं, या फिर कुछ स्पेशल वेजिटेबल्स होते हैं जो गर्मियों के समय उगते हैं, और कुछ स्पेशल हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो सिर्फ सर्दियों के समय उगते हैं। जैसे अभी हमने एक वेजिटेबल की बात करी थी, गाजर की। तो गाजर क्या, हमारी जो कैरेट होती है वो जनरली हम लोग देखते हैं कि सर्दियों के समय हार्वेस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि कहीं पर अगर सर्दी है तो वहाँ पर उस अकॉर्डिंग वहाँ के फ्लावर जो सर्दी में उगने वाले होंगे वो वहाँ पर उस अकॉर्डिंग उगेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ तक कि हमारे जो घर होते हैं इनके अंदर भी आपको बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाएंगे। क्या आप बता सकते हो कि आपके घर के अंदर कौन कौन से छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं? जहाँ तक मुझे याद है तो एंट होती हैं, स्पाइडर देखने को मिल जाता है घर के अंदर, कॉकरोचेस देखने को मिल जाते हैं और ना जाने कितने सारे ऑर्गेनिजम्स। अब जनरली आप कॉकरोचेस को कहाँ पर देखोगे? सिंक वगैरह के पास में, जहाँ सिंक के नीचे आपके यूटेंसिल्स वॉश होते होंगे, या वॉशरूम्स के अंदर, बाथरूम्स के अंदर, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कॉकरोचेस, गीली जगहों पे जनरली। तो ये एक जगह है जहाँ पर कॉकरोचेस अच्छे से रह पाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट की। अब इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारे आसपास का कोई भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग, फिजिकल या फिर केमिकल, कोई भी चीज़ होगी इनमें से, लिविंग, नॉन लिविंग, फिजिकल या फिर केमिकल, ये सब क्या होता है हमारे आसपास का? इन्वायरमेंट। तो इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। एवरीथिंग विच इज अराउंड अस, एवरीथिंग विच इज अराउंड अस, इट मे बी लिविंग, नॉन लिविंग, फिजिकल, केमिकल, एसेट्रा, इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट की बात आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है लिविंग कंपोनेंट्स। सर लिविंग कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया? मतलब जिंदा चीजें। जैसे जिंदा चीजें क्या होती हैं हमारी? फ्लोरा एंड फौना। सर अब फ्लोरा एंड फौना का मतलब क्या है? इतना डिफिकल्ट करते रहे हो चैप्टर को। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। फ्लोरा का मतलब वहाँ की वेजिटेशन, मतलब कि हमारे जो ट्रीज के रिलेटेड जो भी चीज़ हो गई, जैसे फूल हो गए, हमारा ये क्या बोलते हैं, आपके वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, कुछ भी चीज़ जो ट्रीज के रिलेटेड है वो क्या हो जाती है? हमारी फ्लोरा। और फौना के अंदर कोई भी चीज़ जो एनिमल्स के रिलेटेड है। एनिमल्स के अंदर ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, काऊ भी आती है, डॉग भी आता है, और इसके साथ साथ रैट भी हमने ले लिया, और हमने क्या ले लिया? एंट भी ले ली, एलिफेंट भी ले लिया। सब चीज़ फौना के अंदर आती है। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? जो भी चीज़ लिविंग होती हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर हमने एग्जाम्पल लिया था फ्लोरा एंड फौना का। फ्लोरा क्या चीज़ होती है? हमारे जो भी प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हो गई, दोज आर फ्लोरा। और फौना क्या चीज़? जो भी एनिमल से रिलेटेड चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या थी? लिविंग थिंग्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या होंगी? नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि क्या? सॉइल, वाटर, एयर, एसेट्रा। मतलब कहीं पर सॉइल है, वो सॉइल क्या है? नॉन लिविंग है। और जो हमारा वाटर है, वाटर क्या है? नॉन लिविंग। एयर क्या है? नॉन लिविंग है। तो ये सब क्या है? हमारे एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या थे? जो लिविंग चीज थी। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा इन्वायरमेंट के बारे में। जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं वो क्या है? हमारा इन्वायरमेंट है। बायोटिक कंपोनेंट, जो भी हमारे आसपास चीजें जिंदा हैं वो सब क्या है? एक बायोटिक कंपोनेंट है। और जो एबायोटिक कंपोनेंट है, जो चीज जिंदा नहीं है। जैसे आप अपने पास देखोगे कि एबायोटिक कंपोनेंट अभी अभी आपके हाथ के अंदर होगा, या फिर आपकी स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, या फिर आपके हाथ में जो है फोन, दैट इज अ एबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग थिंग है। टेबल आपकी नॉन लिविंग थिंग है। आगे देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग, जहां जहां पर वो रहते हैं। तो आप जनरली देखोगे कि जो कैमल्स होते हैं वो हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? डेजर्ट के अंदर। जो हमारे पोलर बियर होते हैं वो कहां पर हमें जनरली हमें ठंडी जगहों पर, स्नोई एरिया, ओके।
और जो हमारे क्रैब्स होते हैं, क्रैब्स मतलब केकड़े, वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? सी मतलब कि समुंदर के अंदर। एंड्स हमें बहुत सारी लोकेशंस पे देखने को मिलती है, वेरियस लोकेशन बोल सकते हैं। तो इसी के साथ आता है हमारा हैबिटेट और एडेप्टेशन। तो हैबिटेट और एडेप्टेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी जगह है जहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है और वहाँ पर वो कंफर्टेबली रह पा रहा है। मान लो जैसे कि कैमल है, कैमल बहुत आसानी से डेजर्ट के अंदर रह लेता है। तो अगर हम डेजर्ट की जगह कैमल को किसी ठंडी जगह पर ले जाएंगे तो क्या वो वहाँ पर जिंदा रह पाएगा? तो उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी वहाँ पर रहने में, क्योंकि वो उसका हैबिटेट नहीं है और वो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट नहीं हुआ है। अगर वो ठंडी जगह पर चले गया तो वो अच्छे से नहीं रह पाएगा। अगर कैमल वापस कहाँ पर आ जाएगा? डेजर्ट के अंदर, तो वो अच्छे से रह पाएगा, क्योंकि वही उसका हैबिटेट है, मतलब रहने की जगह है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट हो गया। अडेप्ट मतलब कि अब वो उसको आदत पड़ गई है वहीं पर रहने की। तो जो हमारे कैमल्स होते हैं, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि इनको जो फूड है, शेल्टर है, वेदर है, ये सब चीज़ों से क्या हो गए हैं? वो अडेप्ट हो गया हमारा कैमल डेजर्ट के। क्या वो मतलब इन्वायरमेंट समझ गया है डेजर्ट का किस तरीके से रहता है, तो वो कंफर्टेबल डेजर्ट में रहने में ही है। ठीक है। जो कैमल है इसके बड़े बड़े पैर होते हैं, जिससे कि जो गर्मी होती है, सैंड से जो गर्मी निकल रही होती है डेजर्ट के अंदर, उससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। यहाँ तक कि जो कैमल्स होते हैं ये एक्सक्रीट करते हैं बहुत कम क्वांटिटी के अंदर यूरिन को, मतलब बहुत कम टॉयलेट करते हैं ये लोग। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डेजर्ट के अंदर वाटर बहुत कम होता है। इसके साथ साथ कैमल के पास एक स्पेशल क्वालिटी भी है। गर्मियों के अंदर हम सबको पसीना आता है, लेकिन कैमल स्वेट नहीं करता। यहाँ तक कि जो उसकी पॉटी होती है वो भी बहुत ड्राई होती है। इसके साथ साथ जो कैमल होते हैं वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। अब आप सबको पता है कि बिना पानी के वो रह सकता है, तो क्यों रह सकता है? क्योंकि डेजर्ट के अंदर पानी होता ही नहीं है, और इसी वजह से कैमल बहुत समय तक पानी के बिना रह सकता है। अब बात करते हैं फिशेस की। अब जब मैं फिश की बात करता हूं तो फिश आपको कहां पर देखने को मिलेगी? सब बच्चे बोलेंगे सर वाटर के अंदर। क्या फिश वाटर के बिना किसी और जगह पर रह सकती है? नहीं सर। तो जो फिश होती है वो वाटर के अंदर रहती हैं। इनकी जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको समझाया कि स्ट्रीमलाइन शेप कैसी होती है, मतलब आगे से पतली, बीच से थोड़ी मोटी और पीछे से पतली। तो एक स्ट्रीमलाइन शेप होती है, जिससे कि ये वाटर के अंदर आसानी से मूव कर पाती हैं। इसके साथ साथ इनके पास स्लिपरी स्केल्स होते हैं, गिल्स होते हैं फिश के पास। अब गिल्स क्यों होते हैं सर? अच्छा, अब जब आप ब्रीथ करते हो तो आप किससे करते हो? सर नोज या माउथ से कर देते हैं हम तो, नोज और माउथ से। लेकिन क्या फिश कहाँ से ब्रीथ करती होंगी? तो फिश के पास स्पेशल टाइप का एक ऑर्गन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गिल्स। गिल्स के थ्रू जो भी वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है ये उसको यूज कर पाती हैं। जो फिश होती हैं इनके फ्लैट फिन्स होते हैं, और जो इनकी टेल होती है वो हेल्प करती है इनकी डायरेक्शन को चेंज करने में। मान लो फिश को राइट साइड में जाना है तो ये टेल को अपनी उस साइड चेंज कर देंगी, और अगर लेफ्ट साइड में जाना है तो ये दूसरी साइड अपनी टेल को चेंज कर देंगी। ये जो दो एनिमल्स के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, वो कौन कौन से दो एनिमल्स थे? एक थी कैमल और एक था फिश। इन दोनों के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमें समझ में आया कि इनके पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। जो कैमल था उसके थोड़े लंबे पैर थे, उसे स्वेट नहीं आता, वो यूरिन बहुत कम करता है। और जो फिश थी उसके अंदर हमने देखा कि वाटर के अंदर सांस लेने के लिए उसके पास एक स्पेशल तरीके की चीज़ है जिसे बोलते हैं हम लोग गिल्स, जिससे कि वो वाटर के अंदर, पानी के अंदर ही सांस ले पाती है। तो हमें पता चला कि किस तरीके से ये जो एनिमल्स थे इनके पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ थी, और इन्हीं फीचर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? एडेप्टेशन। मतलब ये एडेप्टेशन है इनकी। पूरा जो आसपास का इनका एनवायरनमेंट था उसके अंदर ये अडेप्ट हो गए हैं, घुल मिल गए हैं आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर। अब देखते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और दूसरा होता है एक्वेटिक हैबिटेट। तो जब मैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करता हूं तो इसके अंदर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर रहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का? जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन रीजन हो गया। ये सब किसके अंदर आते हैं? जहां पर जमीन प्रेजेंट है। फॉरेस्ट के अंदर भी जमीन प्रेजेंट है, डेजर्ट के अंदर भी और माउंटेन रीजन के अंदर भी। जब मैं एक्वेटिक हैबिटेट की बात करता हूं तो ये वो वाला हैबिटेट होता है जहां पर एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं। तो प्लांट्स भी या फिर एनिमल्स भी जो भी हैं वो वाटर के अंदर रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। और ये एक्वेटिक हैबिटेट हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? रिवर्स, लेक्स, सीज, ये सब चीज़ें हमारी किसके अंदर आ जाती हैं? एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर।
अब बात करते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की। अलग अलग हम लोग पॉइंट्स इसके अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर डेजर्ट। तो जब मैं डेजर्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर अभी हमने कैमल के बारे में पढ़ा कि कैसे कैमल रह लेता है डेजर्ट के अंदर। कैमल के लॉन्ग लॉन्ग लेग्स होते हैं जिससे कि उसे गर्मी ज़्यादा ना लगे, ठीक है। लेकिन क्या सब एनिमल्स के लॉन्ग लेग्स होते हैं? जैसे कि डेजर्ट के अंदर तो हमें स्नेक्स भी देखने को मिलेंगे, रैट भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब कैसे रह पाते हैं? ये क्या करते हैं, ये ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद लेते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिल भी बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में और पुरोस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये उन गड्ढों के अंदर क्या करते हैं, छुप जाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा गर्मी से ये बच सके। जो बहुत गर्मी हो रखी होती है बाहर, उससे बच जाए। तो एक गड्ढे के अंदर रहते हैं और जब शाम का समय हो जाता है तब उस गड्ढे से बाहर निकलते हैं और जो भी इनको खाने पीने का सामान चाहिए होता है वो ये खा लेते हैं और फिर दोबारा दिन के समय गड्ढे के अंदर चले जाते हैं। अब जो डेजर्ट के अंदर प्लांट्स होते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं ये स्पाइंस मतलब कि कांटेदार होती हैं। कांटेदार क्यों होती हैं? जिससे कि वाटर का कम से कम लॉस हो, ट्रांसपीरेशन कम से कम हो। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन जो हमारी लीव्स होती हैं नॉर्मल प्लांट्स की, उससे वाटर रिलीज होता रहता है थोड़ा थोड़ा। पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको पढ़ाया है ये, तो आपने अगर वीडियो देखा होगा तो समझ में आया होगा, नहीं तो आप साइंस के और वीडियोस देखोगे मेरे तो उससे समझ में आ जाएगा आपको। मैंने आपको ये चैप्टर नंबर जो हमारा इससे पहले वाला था उसके अंदर ज़रूर पढ़ा है। तो स्पाइंस जो होते हैं उससे वाटर कम हमारा वाटर लॉस होता है प्लांट के अंदर। इस वजह से जो डेजर्ट के अंदर हम लोग प्लांट्स देखते हैं ज़्यादातर उनके ऊपर स्पाइंस होते हैं। जिससे कि कैक्टस भी हमें डेजर्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो कैक्टस को अगर आप अपने घर पे भी अगर आप उगाते हो तो उसको बहुत कम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर नॉर्मल प्लांट को आप डेली वाटर कर रहे हो तो कैक्टस को आप 1 वीक में कर सकते हो या 3 डेज में कर सकते हो एक बार। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो भी हमारे डेजर्ट के अंदर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि एक वैक्सी कोटिंग होती है उनके ऊपर। तो वैक्सी कोटिंग से क्या होता है कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है वो वेस्ट नहीं होता। रूट्स जो होती हैं इन प्लांट्स की वो ज़मीन के अंदर बहुत नीचे तक होती हैं। अब नीचे तक क्यों होती है? जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पानी को एब्जॉर्ब कर सके। इसी के साथ साथ जो लीव्स होती हैं डेजर्ट प्लांट की वो बहुत कम होती हैं या फिर एब्सेंट ही होती हैं, होती ही नहीं है, जिससे कि वाटर लॉस को रोका जा सके। इसके साथ हम लोग ये देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स डेजर्ट प्लांट के, तो जैसा डेजर्ट प्लांट और एनिमल्स के, तो जैसा मैंने आपको एक प्लांट्स में एग्जाम्पल दिया कैक्टस का, एनिमल्स में किसका दिया था एग्जाम्पल? कैमल का, रैट का और किसका? स्नेक का। तो ये सब हमारे डेजर्ट के अंदर देखे जाते हैं। अब माउंटेन रीजन की बात करते हैं, पहाड़ी वाली जगह पर। तो यहाँ पर जब आप माउंटेन रीजन के ट्रीज को देखोगे तो ये कोन की शेप के होते हैं। सर कोन की शेप के कैसे? क्रिसमस ट्री को कभी आपने देखा है? तो क्रिसमस ट्री कैसा होता है? ऊपर से कोन जैसी शेप का होता है, ऊपर से पैना होता है। तो ऐसी शेप क्यों होती है इनकी? जिससे कि अगर बर्फ गिरे तो बर्फ क्या हो, नीचे की तरफ स्लाइड करने ले, या फिर अगर पानी गिरता है तो वो नीचे की तरफ स्लाइड कर ले। इस वजह से इनकी ऐसी शेप होती है। जो यहाँ पर एनिमल्स होते हैं, जो भी माउंटेन रीजन के अंदर एनिमल्स होते हैं, इनके फर जो होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, जिससे कि इनको प्रोटेक्शन मिलती है ठंड से, जैसे कि स्नो लेपर्ड हो गया। फिर आते हैं हम लोग ग्रास लैंड के ऊपर। अब ग्रास लैंड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ग्रास लैंड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं लाइट ब्राउन कलर के, जैसे लाइट ब्राउन कलर होता है हमारे लायंस का। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो लायंस का ये जो लाइट ब्राउन कलर होता है ये उनकी हेल्प करता है जिससे कि वो घास के अंदर छुप सके। ग्रास लैंड का मतलब घास वाली जगह, तो घास वाली जगह पर ये छुप सके और उसी के अंदर उनका घास से ही कलर मिल जाता है लायंस का। इसी वजह से वो आसानी से जो भी उनका शिकार होता है उसे उसके ऊपर अटैक कर पाते हैं। डियर्स जो होते हैं इनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिससे कि वो ग्रास लैंड के अंदर रहते हैं, वो आसानी से स्टेम्स वगैरह पेड़ की खा सके। जो बियर्स होते हैं उनके डियर्स जो होते हैं उनके काफ़ी लंबे लंबे ईयर्स भी होते हैं। डियर्स के काफ़ी लंबे ईयर्स। अब ऐसा क्यों होता है? जिससे कि वो लायन वगैरह की आवाज़ सुन सके। तो ये कुछ हमें स्पेशल क्वालिटीज़ पता चली। इसी के साथ साथ हमें ये देखने को मिलता है कि इन हैबिटेट्स के अंदर एलिफेंट, लायंस, जिराफ्स, टाइगर और भी बहुत सारे एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं ग्रास लैंड के अंदर। बात करते हैं रेन फॉरेस्ट के अंदर। तो ये रेन फॉरेस्ट होती कौन सी जगह है? जब रेन फॉरेस्ट नेम में ही सजेस्ट हो रहा है तो ये वो वाली जगह होती होगी जहाँ पर बहुत सारी रेन होती है। बिल्कुल सही, ये वही वाली जगह है या फिर वही वाला एनवायरनमेंट है जहाँ पर बहुत सारी रेन होती है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे एनिमल्स, जैसे मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल
और न जाने कितने सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं। लास्ट वाले की जो है पोलर हैबिटेट। पोलर हैबिटेट के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और तेज़ हवाएं चलती हैं। मतलब ज़्यादातर पोलर हैबिटेट्स के अंदर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, बर्फ़ वाली जगह। वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब कि वो दूसरे एनिमल्स को खाकर अपना पेट भरती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है कि कोई भी पेड़ उग ही नहीं पाता। तो इस वजह से दूसरे एनिमल्स को खाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स के लिए। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, इनके जो फर होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, जिससे कि ये ठंड के अंदर अच्छे से रह पाएँ। इसी के साथ साथ आप कुछ ऐसे एनिमल्स को देखोगे पोलर हैबिटेट के अंदर जिनका कलर वाइट होता है। वाइट आपने शायद पोलर बियर भी देखा हो, ठीक है। तो पोलर बियर का कलर जो वाइट होता है, इसी की वजह से ये बर्फ़ के अंदर अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। मतलब दूर से आप देखोगे तो पोलर बियर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, वो बर्फ़ के जैसे ही कलर के अंदर मिल जाता है। और इसी वजह से पोलर बियर आसानी से अपने शिकार के ऊपर अटैक कर पाता है। इसी के साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तो पोलर बियर था यहाँ का एग्जाम्पल एनिमल्स के अंदर पोलर हैबिटेट का। दूसरे हमारे पेंगुइन्स होते हैं, पेंगुइन्स आप सबने देखे होंगे। दूसरा होता है रेनडियर। तो रेनडियर्स भी हमें देखने को मिलते हैं पोलर हैबिटेट के अंदर। अब बात करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट की। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या था, वो वाला हमारा था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब हम पढ़ रहे हैं एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब कि पानी वाला, जो भी हमारे एनिमल्स वगैरह या जो भी प्लांट्स हमें वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं, उनकी बात हो रही है। तो देखते हैं हम लोग इन्हें एक एक करके। तो जब हम अभी मरीन हैबिटेट की बात कर रहे हैं, तो मरीन हैबिटेट के अंदर वाटर आता है। वाटर हमें देखने को मिलता है कि नमकीन भी होता है, लेकिन नमकीन वाटर कहाँ पर देखने को मिलता है? ओशन या फिर सीज के अंदर। तो जो ओशंस होते हैं, इधर हमें देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड मतलब कि आगे से पतली, फिर बीच से थोड़ी मोटी और फिर पीछे से थोड़ी पतली दोबारा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के पास गिल्स होते हैं। हमें ऑक्टोपस भी देखने को मिलता है ओशन के अंदर, लेकिन इसकी तो स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती। इसी वजह से ऑक्टोपस ओशन के जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन होता है, डीप एरिया होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसी के साथ हमें वेल्स भी देखने को मिलती हैं ओशन के अंदर, लेकिन वेल्स के पास क्या होती हैं? ब्लो होल्स होते हैं गिल्स की जगह, जिनसे वो ब्रीथ कर पाती हैं। आगे हमें पता चलता है फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में। फ्रेश वाटर मतलब कि जो पानी फ्रेश है या फिर जिस पानी को हम लोग पी सकते हैं। और ये वाटर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर। और यहाँ पर हमें जनरली बहुत सारे डिफरेंट वाटर एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में। पॉन्ड्स एंड लेक्स के अंदर हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं पॉन्ड्स और लेक्स के अंदर जो कि टोटली सबमर्ज्ड होते हैं। सबमर्ज्ड मतलब कि बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है टेप ग्रास। ये बिल्कुल पानी के अंदर तक आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी नैरो होती है, मतलब कि पतली होती है, और रिबन लाइक होती हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं रिबन जैसी दिखती हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा फ्लोटिंग वाले प्लांट्स। फ्लोटिंग वाले प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं वाटर लिली, लोटस। तो ये जो वाटर लिली और लोटस होते हैं, ये वाटर जो होता है हमारा, उसके ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। अब ये फ्लोट कैसे कर पाते हैं? फ्लोट ये इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि जो इनकी लीव्स होती हैं, इनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है। वैक्सी कोटिंग, जिससे कि वाटर प्रूफ होती हैं इनकी लीव्स, और वो फ्लोट कर पाते हैं। इसी के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वाटर वाले, ये जनरली ज़्यादा हैवी नहीं होती। जो इनकी हमें स्टेम्स वगैरह देखने को मिलती है, हॉलो होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं, जिस वजह से इनका वेट काफ़ी कम होता है और ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं। फ्रॉग्स एक ऐसा एनिमल है जो कि दोनों जगह, लैंड पे भी और वाटर पे भी रह सकता है। फ्रॉग्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैक होती है और लेग्स भी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कभी कभी फ्रॉग्स वाटर के अंदर रहते हैं, कभी कभी लैंड के ऊपर। अब बात करते हैं तीसरे हैबिटेट के बारे में। अभी 2 हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा हमने, फ्रेश वाटर हैबिटेट और ओशन हैबिटेट, जो था हमारे मरीन हैबिटेट के अंदर आए थे। अब तीसरा जो है वो है कोस्टल हैबिटेट। कोस्टल हैबिटेट वो वाला हैबिटेट होता है जहाँ पर लैंड और सी एक दूसरे से मिलते हैं। जनरली हम लोग इन एरियाज को बोलते हैं बीचेस, जहाँ पर हमें स्पेशल टाइप के ट्री भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैनग्रोव्स।
और इसके साथ साथ आपने जनरली देखा होगा कोकोनट ट्री भी देखने को मिलता है हमें। तो जो कोस्टल प्लांट्स होते हैं वो सीवीड हो गया, जो कि रॉक से चिपके हुए होते हैं सीवीड। इस टाइप से आपने देखा होगा कि रॉक से एक प्लांट चिपका हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड सीवीड। ये कहाँ पर देखने को मिलता है आपको? कोस्टल हैबिटेट के अंदर। हमने बहुत सारी टर्म्स के बारे में पढ़ा, इसी के साथ हमें एक नया वर्ड एक्लाइमेटाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आप गर्म जगह से ठंडी जगह पर जाते हो, और आप उस ठंडी जगह पर जाते हो तो आप क्या करते हो? फटाफट स्वेटर डाल लेते हो, अपनी कैप पहन लेते हो, सॉक्स पहन लेते हो, मोटे वाले बूट्स पहन लेते हो, जिससे कि आपको ठंड ना लगे। तो यहाँ पर आपने क्या करा? सराउंडिंग को देखकर, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए, जिससे कि आप वहाँ पर अडेप्ट कर पाओ। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग एक्लाइमेटाइजेशन। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि हम लोग प्लेन से माउंटेन के ऊपर गए, ज़मीन से माउंटेन के ऊपर गए। अब माउंटेन के ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर ठंड होगी, तो स्वेटर वगैरह हम लोग डालेंगे। अब मान लो आप माउंटेन्स के ऊपर रहते हो और आपको लैंड के ऊपर आना है, तो जब आप लैंड के ऊपर आओगे तो आपको पता है कि लैंड पे गर्मी होगी, तो आप वार्म वाले जो क्लोथ्स होते हैं गर्मी में पहनने वाले, उन्हें लेकर आओगे। कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जनरली किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि वो ग्रो कर पाएँ और अपने जो भी लाइफ प्रोसेस होते हैं उन्हें कैरी आउट कर पाएँ। अब ये ग्रो कैसे करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स? साइज के अंदर ग्रो करते हैं जनरली। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्रीद करते हैं, और क्या करते हैं? ब्रीदिंग के थ्रू ही एनर्जी को जनरेट कर पाते हैं। इसके साथ साथ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब ये होता है कि जो भी आसपास इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसको देखकर अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये भी देखते हैं कि वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट भी शो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स थे जिन्हें हमने स्टडी करा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के वीडियो अपलोडेड हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें अपने पॉइंट ऑफ व्यू, इस चैप्टर के बारे में आपको कैसा लगा ये चैप्टर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।